चलिए, कल लास्ट में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म के ऊपर डिस्कशन किया था और आइसोमेरिज्म में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आगे एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स will have maximum complex will have maximum number of isomers, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, मतलब यहां पर आपको कुछ भी स्ट्रक्चरल या स्टीरियो नहीं दे रखा, मतलब आप सारे आइसोमर्स लेके चलेंगे, टोटल आइसोमर्स लेके चलेंगे, स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो। पहला ऑप्शन लिखे NiCl4, अब निकल Li नहीं निकल, NiCl4 है ना, -2 चार्ज है पूरे कॉम्प्लेक्स पे, NiCl4 -2। सेकंड लिखे PtNH3 twice Cl twice, PtNH3 twice Cl twice, सिस्प्लैटिन ट्रांसप्लैटिन की बात हो रही है। तीसरा लिखे PtNH3 twice Cn twice, साइनो, दो साइनाइड लिखे, PT अमोनिया ट्वाइस Cn ट्वाइस, और लास्ट लिखे CONH3 और कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज। आंसर थर्ड। क्यों हो जाएगा थर्ड? एम्बिडेंटेड लिगेंड है उसके अंदर, और एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो उसमें कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें? 6। बनाओ, आराम से बना के देख लो, 6 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, ठीक है। 4 तो बना लेते हैं बच्चे, छठे पांचवें छठे तक जाते जाते थोड़ी दिक्कत हो जाती कई बार। अब देखो PtNH3 ट्वाइस Cn ट्वाइस को इमेजिन करिए, है ना, ये Ma2B2 है, मतलब ये सिस्प्लैटिन ट्रांसप्लैटिन की तरफ एक तो इसमें सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। जो सिस बनेगा उसको समझना है ना क्या बात हो रही है। देखिए, जैसे प्लेटिनम आया 1 2 3 4, प्लेटिनम आया 1 2 3 4, आपको 2 अमोनिया दिए हुए और 2 साइनाइड दिए हुए, ये तो सिस वाला केस बन गया बेटे। और ट्रांस जब आप बनाओगे तो मैं अमोनिया नहीं लिख रहा हूं, मैं बस Cn लिख रहा हूं, ये ट्रांस बन गया Cn। अभी आपको दोनों क्या दिख रहे हैं? कार्बन डोनर, ये एम्बिडेंटेड है। अब एक बार ऐसा हो सकता है कि प्लेटिनम के साथ दोनों नाइट्रोजन डोनर आ जाए, ये प्लेटिनम है, और एक बार ऐसा हो सकता है कि प्लेटिनम के साथ एक नाइट्रोजन डोनर और एक कार्बन डोनर आ जाए, तो ये 3 केस सिस के बनेंगे। अब ऐसा मत करना कि यहाँ NC कर दो या Cn कर दो, बात वही होगी, है ना, तो चौथा भी बना दो तुम। ऐसे यहां पर अभी दोनों कार्बन डोनर है, फिर दोनों नाइट्रोजन डोनर आ जाएंगे, और फिर एक कार्बन डोनर और एक नाइट्रोजन डोनर, 3 इसके बनेंगे, 3 इसके बनेंगे, टोटल 6 केस बन जाएंगे यहाँ पर। लिंकेज आइसोमेरिज्म वगैरह सब कुछ हम लोग लेके चलेंगे तो इसके सबसे ज्यादा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे। जब भी टोटल आइसोमर का क्वेश्चन आए तो जनरली ऑप्शन वो होता है जहां पर एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है। तो आप जनरली जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो आप ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पर एम्बिडेंटेड लिगेंड है मैक्सिमम टाइम। ऐसा नहीं कि हर बार वही आंसर होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स आप देखेंगे वही आंसर आपको करेक्ट मिलेगा जहां पर एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज कलर, और उसके बाद टेस्ट ऑफ आयंस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कलर के लिए बेटा 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जिनमें से पहला फैक्टर होता है DD ट्रांजिशन। अब ये DD ट्रांजिशन क्या है तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहां पर ध्यान दें, पहली बात DD ट्रांजिशन है क्या, तो आप समझिए, जब हमने बात करी थी CFT की, तो हमने ये बोला था कि जब मेटल अकेला होता है तो उसके 5 D के ऑर्बिटल जो होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं, लेकिन जब लिगेंड आता है तो लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हो जाती है, और स्प्लिटिंग हो जाती है तो एक लेवल बनता है T2G और एक लेवल बनता है EG। तो ये जो T2G और EG का बटना होता है, स्प्लिटिंग होता है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है? लिगेंड की प्रेजेंस में। अगर लिगेंड आया तभी T2G EG बनेगा, अगर लिगेंड नहीं है तो T2G और EG नहीं बनेगा। और इसीलिए जब तक लिगेंड नहीं आएगा तब तक T2G EG नहीं बनेगा, और बाई चांस लिगेंड आया तो T2G और EG का फॉर्मेशन हो गया। अब मान लो मेटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, T2G में या फिर EG में, कहीं भी आप मान लें एक जगह, तो अभी T2G में इलेक्ट्रॉन है, इसको कहीं से विजिबल रीजन का लाइट मिल जाए या एनर्जी मिल जाए, तो इस एनर्जी को ये क्या कर लेगा बेटा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर ये एनर्जी सफिशिएंट है तो ये एब्जॉर्ब करके कहां चला जाएगा बेटा? T2G से EG में। ये जो मूवमेंट T2G से EG हुआ या EG से T2G होगा, इस मूवमेंट को बोला जाता है डी ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन D से D में जा रहा है, T2G भी D ऑर्बिटल है और EG भी D ऑर्बिटल है, तो इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? डी ट्रांजिशन। फिर से एक बात रिपीट करूंगा,
कलर किसकी वजह से दिखेगा? एब्जॉर्ब की वजह से दिखेगा या एमिटेड की वजह से दिखेगा? एमिटेड। अभी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया, लेकिन जब ये वापस नीचे आएगा तो एमिटेड कुछ रीजन होगा, लाइट होगा, वो जो एमिटेड वेवलेंथ होगा उसकी वजह से आपको क्या दिखेगा? कलर। और इसीलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सा कंपाउंड कलर्ड है और कौन सा कंपाउंड कलरलेस है, वो आप बता पाओगे, लेकिन किसका क्या कलर होगा ये बता पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसका क्या वेवलेंथ है वो जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप एग्जैक्ट कलर क्या होने वाला है ये बता नहीं सकते। और उसके लिए एक थोड़ा सा जुगाड़ हम लोग कलर व्हील का देखेंगे, लेकिन वो हमेशा 100% आंसर सही दे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। क्यों नहीं देता है 100% गारंटी क्यों नहीं होती, उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। बट पहले आप जो एग्जाम में अपने क्वेश्चन आता है उसके ऊपर बात करें। पहले ये डायग्राम बना ले आप, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद है ना, डायग्राम बनाने के बाद 2-3 पॉइंट्स बोलते जा रहा हूं, लिखते जाइएगा। लिखिए, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेना। पहला पॉइंट जो आ रहा है इसके अंदर, फॉर डीडी ट्रांजिशन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड इज मस्ट। फॉर डीडी ट्रांजिशन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड इज मस्ट। क्योंकि अगर लिगैंड नहीं होगा बेटा तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, और अगर स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो T2GEG नहीं बनेगा, और T2GEG नहीं बनेगा तो इसका मतलब है डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। अगला पॉइंट लिखें इसके अंदर, मेटल आयंस हैविंग D1 to D9 configuration, metal ions having D1 to D9 configuration can show color. Metal ions having D1 to D9 configurations can show color, bracket में, if they have one or more unpaired electrons. If they have one or more unpaired electrons. If they have one or more unpaired electrons. और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, D0 and D10 configuration, D0 and D10 configurations are generally colorless. D0 and D10 configurations are generally colorless. चलिए अब इसको समझिएगा ध्यान से, क्या कहना चाह रहे हैं आप। जब भी आपको क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स देगा एग्जाम में, इस कॉम्प्लेक्स में कोई मेटल होगा, कोई लिगैंड होगा, कुछ ना कुछ होगा, और आपसे पूछा कि ये कंपाउंड कलर्ड है या कलरलेस है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन जनरली यही आएगा, कौन सा कलर्ड होता है और कौन सा कलरलेस होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मेटल के ऊपर फोकस करना है। पहले बात ये देख लेना कि ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं, क्योंकि लिगैंड होगा तभी ये सब बातें होंगी, अगर लिगैंड नहीं है तो फिर ये सब बातें नहीं हो रही है। ठीक है, ये बात मान के चले। अभी आपने देखा कि मेटल है और मेटल का कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, है ना। मेटल पे कुछ भी चार्ज होगा, मेटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, D0 से लेकर D10 में से कुछ भी आ सकता है। जो D0 वाला मेटल होगा, समझिए उसको, D0 मतलब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब भले लिगैंड हो चाहे कुछ भी हो, T2GEG बन तो गया, पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन कौन करेगा? जब कोई ट्रांजिशन ही नहीं होगा, इसका मतलब है ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना कोई एनर्जी एमिट होगी, और इसलिए D0 कैसा मिल जाएगा? कलरलेस। D10 अगर आ गया, इसका मतलब है सब भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन है लेकिन जगह नहीं है, और D0 में जगह है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वाली बात है। तो इसमें भी डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, इसमें भी डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, और इसीलिए कलरलेस होंगे। लेकिन इसके बीच का जो रेंज आएगा D1 से लेकर D9, सोचिए, इमेजिन करिए, D1 से D9 है तो इलेक्ट्रॉन भी है और कोई ना कोई एक जगह खाली होगी कम से कम, और उसकी वजह से T2GEG में क्या हो सकता है बेटा? ट्रांजिशन हो सकता है, और इसीलिए वो क्या दिखाएगा? कलर दिखाएगा। तो पहली बात, D1 से D9 वाले क्या होंगे? कलर्ड, और D0 D10 क्या होंगे? कलरलेस। अब बात ये आती है कि D1 से D9 में कौन कलर्ड होगा। ध्यान सुनना, वैसे तो D1 से D9 वाला कोई भी कॉम्प्लेक्स कलर्ड हो सकता है, भले उसके पास अनपेयर्ड हो चाहे ना हो, भले उसके पास अनपेयर्ड हो चाहे ना हो। मैंने इसलिए वो अनपेयर्ड वाली लाइन बाद में ब्रैकेट में लिखाई आपको। D1 से D9 हर कोई कलर्ड हो सकता है, चाहे वो उसके पास अनपेयर्ड हो या ना हो। लेकिन अगर एग्जाम में बाई चांस 4 ऑप्शन आ रहे, सुनिएगा सारा खेल ऑप्शन का रहेगा, 4 ऑप्शन आ रहे और पहला ऑप्शन D0 है, दूसरा ऑप्शन D0 है, तीसरा ऑप्शन D0 या D10 और चौथा D1 से D9 है, मान लिया D6 है, तो आपसे पूछा विच इज कलर्ड? D6 इज कलर्ड, खत्म बात, क्योंकि बाकी D0 D10 है वो कलरलेस होंगे। लेकिन बाई चांस एग्जाम में ऑप्शन ऐसा आया, एक D0 आया एक D10 आया, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, ये तो कलरलेस हो गए। अब एक D3 आ रहा है और एक D6 आ रहा है, क्या D3 वाला भी D1 से D9 में आ रहा है? यस।
और क्या D6 भी D1 से D9 में आ रहा है? यस। अब दो कलर्ड हो गए आपके सामने और आपको सिलेक्ट एक ही करना है, तो आप उसे प्रायोरिटी दोगे जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और अनपेयर्ड किसके पास होगा? D3 के पास होगा। D6 में आपको SFL दे रखा होगा तो पेयर्ड होगा ऑलरेडी। तो आपको वैसे तो D1 से D9 वाले सारे ही कलर्ड होते हैं, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन है D1 से D9 का तो वही कलर्ड है, लेकिन अगर D1 से D9 के दो ऑप्शंस मिल जाए तो आप प्रायोरिटी उसे देंगे जो क्या होने वाला है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला होगा, क्योंकि अनपेयर्ड को एक्साइट करना आसान होगा एज कंपेयर टू पेयर्ड को एक्साइट करना, और इसीलिए वो आसानी से कलर दिखा रहा होगा। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, इसके ऊपर लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स is colored, which of the following complex is colored? करेक्ट आंसर इज फोर्थ, है ना, क्योंकि बाकी जो तीन ऑप्शन है वो या तो D0 है या D10 है। तो आपको क्या मिल गया? फोर्थ वाला जो मिल रहा है वो D3 कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, और D3 कॉन्फ़िगरेशन है मतलब D1 से D9, और D1 से D9 है मतलब क्या होगा बेटा? कलर्ड होगा। अब बाई चांस ऐसा मान ले कि दो ऑप्शन होते D1 से D9 के, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, D1 से D9 में अगर दो ऑप्शन आ जाए तो एक पेयर्ड वाला होगा और एक अनपेयर्ड वाला होगा। डेफिनेटली जो अनपेयर्ड वाला होगा उसको आप कलर्ड मान लेंगे, और जो पेयर्ड वाला होगा उसको आप कलरलेस मान लेंगे, क्योंकि वो ऑप्शन ही ऐसे बना के देगा कि जो पेयर्ड वाला देगा वो कलरलेस वाला ही देगा आपको ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। अब इसमें ये तो पहला क्वेश्चन बन गया, और एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन कलर्ड होगा और कौन कलरलेस होगा। इसको पूछने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एब्सॉर्ब द लाइट या विल एमिट द लाइट इन विजिबल रीजन? तो आपको पता है कि हमें वही तो कलर दिखेगा जो विजिबल रीजन का होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, समझ जाइएगा कलर की बात कर रहा है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। हमें यह तो पता चल गया कि ये वाला कंपाउंड कलर्ड होगा, लेकिन इस कंपाउंड का कलर क्या होगा? अब ये सेकंड पॉइंट आता है, और जनरली किसका कलर क्या होगा आपको अगर पता है तो ही आप बता सकते हैं, वरना आप नहीं बता सकते। और एग्जाम में आपसे बहुत लिमिटेड कंपाउंड्स के कलर पूछेगा, और ऐसे कंपाउंड्स के कलर जिनके बारे में बेसिकली मैं आज आपको बताऊंगा, उन्हीं के कलर आपको ध्यान रखने होते हैं कि कौन कौन से कलर उनके होते हैं, क्योंकि वो ही एग्जाम्पल्स आपको लिखाए जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, इसके अलावा आ जाएगा तो कोई भी नहीं बता सकता, आप क्या, मैं भी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि किसका कलर क्या है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। जब तक आपको वेवलेंथ नहीं पता, आप लिटरली नहीं बता सकते किसका कलर क्या आएगा। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, या ऐसा मत सोचना कि अपने को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। कि आपको क्या, मेरे को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि वेवलेंथ जब तक नहीं पता आप नहीं बता सकते कलर, यही फैक्ट है। और इसीलिए हम लोग उन्हीं कलर्स की बात करेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन है बेटे। ठीक है, आइए इधर ध्यान दीजिएगा। सेकंड वाला जो पॉइंट आ रहा है उस पर बात करें, तो कलर व्हील देख रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील भी बोला जाता है इसको। इस कलर व्हील का यूज क्या है समझने का, है ना। आपको अगर एग्जाम में ये बोल दिया कौन कलर्ड है कलरलेस है, आपने पहचानना सीख लिया, लेकिन अब किसका क्या कलर होगा, तो कलर आपको या तो याद हो, एक तो ये तरीका है, या आपके लिए कई बार ऐसा क्वेश्चन बना देगा कि सामने वाले कंपाउंड ने ये वाला कलर एब्जॉर्ब किया और कौन सा कलर एमिट किया। अगर आपको ये बता दे कि इसने ये कलर एब्जॉर्ब किया, तो फिर आप बता सकते हो कि कौन सा कलर एमिट कर रहा होगा। फिर भी आप नहीं बता सकते, आपको लग रहा है कि आप बता सकते हो, आप नहीं बता सकते, है ना। कुल मिला के बात यही है। ठीक है, बस आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि आप बता सकते हो। ठीक, हाँ। तो अगर कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया तो आप बता सकते हो कि कौन सा कलर एमिट किया, या कौन सा कलर एमिट किया तो आप ये बता सकते हो कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया। लेकिन सारी बात फैक्ट वाली ही है। क्यों? क्योंकि ये कलर व्हील जो है ना, इसकी डिजाइनिंग बदल सकती है।
कलर व्हील पे आते हैं, चेक करिएगा। 10 कलर का कॉम्प्लीमेंट्री व्हील बना रहे हैं, मतलब 5 लाइंस बनानी बेसिकली आपको। ये अब यहां पर 1 2 3 4 और ये बना दिया हमने 5। देखिए विब्ग्योर से शुरू कर रहे हैं बेटा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखें जो 10 कलर है, 7 तो आपका विब्ग्योर हो गया, 3 एक्स्ट्रा कलर ले रहे हैं। 3 एक्स्ट्रा कलर कौन सा आ रहा है? एक आ रहा है ब्लू ग्रीन, एक आ रहा है येलो ग्रीन और एक आ रहा है पर्पल। ये 3 एक्स्ट्रा कलर हमने इसमें ऐड किए, ये विब्ग्योर बन गया, या कलर व्हील बन गया 10 कलर का। अब आप इसमें कलर व्हील में एक बात बताइए, जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाइए, विब्ग्योर में लैम्डा की बात करूं, लैम्डा बढ़ता है जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं, लैम्डा बढ़ेगा। लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम, और फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी भी कम। क्या गया? ये जो एनर्जी कम हो रही है, अब इसमें आप एक कंडीशन समझे कि अगर जो लाइट है वो विजिबल रीजन में, तो आपको ये दिख रहा होगा। अगर आप वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं, विब्ग्योर में जा रहे हैं, तो इसके इधर कौन सा रीजन होता है? अल्ट्रा वॉयलेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसके इधर कौन सा रीजन होता है? इंफ्रारेड। अगर इंफ्रारेड या अल्ट्रा वॉयलेट या इंफ्रारेड की बात हो रही है, उस रीजन का अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो फिर आप उसको देख नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे विजिबल रीजन के बाहर है, हम उसको नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। क्या इसको पहले काम करें, इसको बनाइए, फिर आगे बात करते हैं। 10 कलर हैं टोटल, इसको नोट करिए। फटाफट फटाफट तूफानी रफ्तार से चलने दो बिल्कुल। चलिए अभी ये जो कलर व्हील बना हुआ है अभी आपके सामने, इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूले की बात करें। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होता बेटा, E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। और आप जानते हैं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कैसे बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लैम्डा कैसा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर जो एनर्जी की बात होगी इस पूरे टॉपिक में, वो कौन सी एनर्जी की बात होगी? CFSC। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने एक ही टाइप की एनर्जी के बारे में बात ही करी, और वो कौन सी एनर्जी थी बेटा? CFSC। आप स्टेबलाइजेशन मान ले, स्प्लिटिंग मान ले, बट हम स्प्लिटिंग मान के चल रहे हैं, क्योंकि स्टेबलाइजेशन में बस पेयरिंग एनर्जी ऐड होती थी, तो हम CFSC स्प्लिटिंग एनर्जी मान के चल रहे हैं। अच्छा, किसी कंपाउंड का CFSC ज्यादा होगा या कम होगा, ये ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। CFSC के 4 फैक्टर्स बताए गए थे आपको। पहला फैक्टर था स्पॉट फैक्टर। हमेशा ज्योमेट्री देखनी होती थी आपको, ज्योमेट्री अलग 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 है तो आप ज्योमेट्री के हिसाब से आंसर देंगे, वरना फिर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, चार्ज ऑन मेटल, और या फिर 3D 4D 5D में से 5D का CFSC क्या होता था ज्यादा। इस तरह की बात हम कर चुके हैं। चलिए इनमें से एक एग्जाम्पल को हम लोग लिख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? एक नोट टाइप का समझ लें। आप बताइए ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको क्या दिख रहा है? ऑरेंज। क्या ये बदल सकता है? यस, क्योंकि ये 10 कलर का है, कभी कुछ और भी हो सकता है, ये समझना जरूरी है ना। तो अभी इसके लिए इस कलर व्हील के हिसाब से आपको लिखवा दिया जा रहा है। अगर मान लो आपको दिया एग्जाम में कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसने ब्लू कलर क्या करा है? एब्जॉर्ब किया है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो कलर उसने एब्जॉर्ब किया उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो क्या करेगा? एमिट करेगा। तो अगर आपको बोला एब्जॉर्ब कलर इज ब्लू, तो आप क्या बोलोगे? एमिटेड कलर इज ऑरेंज। या आपको बोला एब्जॉर्ब कलर इज पर्पल, तो आप क्या बोलोगे? एमिटेड कलर इज ग्रीन। या बोला एमिटेड कलर या एब्जॉर्ब कलर इज ग्रीन, तो एमिटेड। मतलब जो भी होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा इस कलर व्हील के अकॉर्डिंगली। स्टेटमेंट लिख लेना एक साइड में एग्जांपल के फॉर्म में। ऑरेंज इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू। ऑरेंज इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू। ऑरेंज इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू। ठीक है, तो ऑरेंज इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू। अब इसके आगे है ना एक और स्टेटमेंट लिखेगा, generally the color emitted by any complex, generally the color emitted by any complex, generally the color emitted by any complex is the complementary color, is the complementary, इतना ही लिखें, is the complementary of the color which it absorbs. Generally the color emitted by any complex is the complementary of the color which it absorbs. Complementary
ऑफ द कलर विच इट एब्जॉर्ब्स। मतलब जो कलर वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो क्या कर रहा होगा बेटा, एमिट कर रहा होगा। अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टेटमेंट लिखिएगा क्वेश्चन का, अरेंज द फॉलोइंग according to correct order of wavelength, absorbed wavelength, ऐसा लिखिएगा, according to correct order of absorbed wavelength, according to correct order of absorbed wavelength, according to correct order of absorbed wavelength। देखिए ये कॉम्प्लेक्स आपको दिए गए 3 और इसमें बोला गया एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ का करेक्ट ऑर्डर बनाना है। अब आप देखिए एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ तो एग्जाम में आया हुआ है, बट एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ के बदले एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी भी आ सकता था, तो हम तीनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अप्रोच समझिए क्वेश्चन का। 3 कॉम्प्लेक्स आपको दिए गए, ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। आपको 3 कॉम्प्लेक्स दिए और आपको बोला एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ निकालना है। लैम्डा निकालने का मतलब है सीधे सीधे एनर्जी का ऑर्डर पता करना है आपको, और जो एनर्जी का ऑर्डर होगा उसका ठीक उल्टा ऑर्डर किसका आएगा, लैम्डा का। एनर्जी कौन सी पता करनी होगी, CFSC। अब CFSC के ऑर्डर पे आइए। सबसे पहले क्या आपको सबका ज्योमेट्री सेम दिख रहा है बेटा, यस ज्योमेट्री सेम। अब आप क्या देख रहे हो, क्या बदलता हुआ दिख रहा है, लिगेंड। यहाँ लिगेंड कौन है, वाटर, यहाँ अमोनिया, यहाँ NO2। किसी को चार्ज भी बदलता हुआ दिख सकता है, तो आप गलत बटन दबा चुके हैं, ठीक है। चार्ज किसका देखना होता है, सेंट्रल मेटल का, कॉम्प्लेक्स का चार्ज नहीं देखना होता। सेंट्रल मेटल तीनों जगह +2+2+2 है, ठीक है। लिगेंड बदल रहा है, और लिगेंड बदल रहा है तो आप देखिए ये कौन सा डोनर लिगेंड है बेटा, ऑक्सीजन डोनर। ये कौन सा डोनर लिगेंड है बेटा, नाइट्रोजन डोनर। और ये कौन सा डोनर लिगेंड है बेटा, नाइट्रोजन डोनर। ये नाइट्राइटो जो होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों डोनर हो सकता है, बट अभी मेटल के साइड में कौन लिखा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन डोनर है। अब इन दोनों को देखें, क्या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनर में से नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं या नहीं होते बेटा, होते हैं। मतलब इसके मुकाबले इन दोनों का CFSC क्या होगा, ज्यादा। ये सबसे कम है, वो दोनों। अब वो दोनों नाइट्रोजन डोनर है, और दोनों नाइट्रोजन डोनर में कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक होगा, ये डिसाइड होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कहां से डिसाइड होता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने बोला था एक सीरीज होती है जहां पर लिगेंड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, अभी तक पढ़ा नहीं हमने और अभी पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। चैप्टर खत्म होगा उसके बाद पढ़ेंगे। अब आप फिलहाल के लिए फैक्ट के फॉर्म में याद रखेंगे कि NH3 और NO2 माइनस में से जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, NO2 माइनस का स्ट्रेंथ क्या है बेटा, ज्यादा, ठीक है। और ये कहां से आ रहा है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आ रहा है। अब आप देखिए इन दोनों में से अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसका CFSC क्या होगा, ज्यादा। क्यों CFSC ज्यादा हो गया, रीजन समझिएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्प्लिटिंग क्या हुई होगी, ज्यादा। NO2 की बात करूं, ये ज्यादा है गैप, तो बेटा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। दूसरी की तो बात कर रहे हैं, एब्जॉर्ब एनर्जी उसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा। और अगर एब्जॉर्ब एनर्जी ज्यादा है तो बताइए एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एब्जॉर्ब वेवलेंथ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये आंसर निकल के आ जाता है, नोट करें इसे। चले बेटा ना, अब इस क्वेश्चन के बाद कुछ और फैक्ट्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। 2 एग्जांपल आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, ध्यान सुनिएगा। अभी हम लोगों ने क्या बात करी थी यहाँ पर कि अगर लिगैंड होगा तभी T2G और EG बनेगा, अगर लिगैंड नहीं है तो T2G EG का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, DD ट्रांजिशन नहीं हो सकता। अब हम उस पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर पहला कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिखा हुआ है TiH2O6Cl3, ध्यान सुनिएगा। पहला क्वेश्चन इसके बारे में क्या बन सकता है कि क्या ये कंपाउंड कलर्ड होगा या कलरलेस होगा। कलर्ड और कलरलेस हमने सबसे पहले वही समझा था। अब यहाँ पर देखिए मेटल कौन है बेटा, टाइटेनियम। टाइटेनियम का स्टेट क्या है बेटा, +3। टाइटेनियम +3 का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा, 3D1। अच्छा D1 से लेकर D9 वाला अगर होता है तो कलर्ड होता है या कलरलेस होता है, कलर्ड। पर वहां लिगैंड होना चाहिए। क्या अभी इसके पास लिगैंड है या नहीं है, वाटर इज एक्टिंग एज अ लिगैंड।
तो ये डीडी ट्रांजिशन करेगा और साथ ही साथ अनपेयर्ड भी है। आप अनपेयर्ड और पेयर्ड वाली बात आ जाए तो अनपेयर्ड भी है, तो ये डीडी ट्रांजिशन दिखाएगा और इसका कुछ कलर होगा, ये कलर्ड है। लेकिन अब इसका कलर क्या होगा वो आपको याद ही होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे क्या कलर है। इसका कलर है वॉयलेट, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका कलर क्या होता है बेटा, वॉयलेट होता है। ठीक, ये जो वॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, सुने, ये वॉयलेट कौन सा कलर है, एब्जॉर्ब्ड है या एमिटेड है, एमिटेड। जो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है वो वॉयलेट है, तो इसने एब्जॉर्ब क्या किया होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका जो एब्जॉर्ब्ड कलर होगा, देखें यहां पर, हाँ, होना चाहिए येलो ग्रीन। और इसका एब्जॉर्ब कलर क्या है, ब्लू ग्रीन। क्या है, ब्लू ग्रीन। लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, लिखा है, इसीलिए बताया गया है। ठीक है, और ये क्यों आया, क्योंकि हमने कितने कलर की व्हील बनाई है, कुछ समझ में आ रहा हो तो समझ में आ रहा हो, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं है ये। ठीक है, हाँ, वॉयलेट है और ब्लू ग्रीन है। सुना इधर, अब आइए ये कलर पे आइए, TiCl3 पे। सुनना क्या हुआ, आपने इस कॉम्प्लेक्स को हीट करना स्टार्ट किया। बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें टाइटेनियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक बॉन्ड है, वर्नर थ्योरी पे जाइए। ये प्राइमरी वैलेंसी है और ये सेकेंडरी वैलेंसी है। दिस इज हैविंग आयनिक बॉन्ड, दिस इज हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब आप हीट करोगे आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बेटे, टूटेगा नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। हीट कर रहे हो, पानी उड़ते गया उड़ते गया उड़ते गया, क्यों उड़ा, पानी से मतलब नहीं है, पानी से मतलब नहीं, मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। वो वीक था इसलिए टूट रहा है, या अमोनिया होता तो वो भी उड़ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो कोवेलेंट बॉन्ड वाला कोई केस जो है वो टूट रहा है, ये वाटर उड़ गया और आपको लास्ट में क्या मिला, TiCl3 बचा। अब ये जो कंपाउंड दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स है या सिंपल आयनिक कंपाउंड है, सिंपल आयनिक कंपाउंड है। अभी यहां पर भी टाइटेनियम +3 ही है इसी की तरह, और यहां पर भी टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन D1 है, उसके पास भी अनपेयर्ड है, लेकिन वो कलरलेस बनेगा इस बार। क्यों कलरलेस बन रहा है, क्योंकि कहानी पूरी सेम है, बस एक चीज कम हो गया, और वो क्या हो गया, लिगैंड। लिगैंड ही नहीं है, और लिगैंड नहीं है तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, और स्प्लिटिंग नहीं होगी तो T2GEG नहीं बनेगा, और T2GEG नहीं बनेगा तो D1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन नहीं करेगा, और ट्रांजिशन नहीं करेगा मतलब कलरलेस रहेगा। या फिर सिंपल सा एक फैक्ट बोलूं तो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली कलरलेस, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये आयनिक कंपाउंड बन रहा है और इसलिए जनरली कैसा होता है, कलरलेस। इसका रीजन बाद में लिखेंगे ना, दो एग्जांपल पढ़ रहे हैं, दोनों का रीजन सेम है तो एक साथ लिखाऊंगा। आइए सेकंड एग्जांपल की तरफ, जो भी इसी पैटर्न का है। CuSO4.5H2O, ब्लू विट्रियोल, पढ़ा हुआ है ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोगों ने। CuH2O4SO4.H2O, ये कॉम्प्लेक्स है बेटा। अब पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या ये कंपाउंड कलर्ड है या कलरलेस है। तो आप देखिए यहां पर कॉपर पे कौन सा स्टेट आ रहा है, +2, और +2 है मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा, D9। क्या यहां पर इस कॉम्प्लेक्स में लिगैंड है या नहीं बेटा, है। लिगैंड के प्रेजेंस में अगर D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कलर दिखा सकता है। कौन सा कलर दिखाएगा वो याद होना चाहिए, और ब्लू विट्रियोल है तो इतना तो पता ही। ब्लू विट्रियोल क्यों बोला, क्योंकि इसका कलर क्या होगा, ब्लू। ये इसका एब्जॉर्ब एमिटेड कलर है। तो एब्जॉर्ब कलर क्या होगा, इधर देखें, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील को देखें, कौन सा कलर आ रहा है, रेड कलर इसका एब्जॉर्ब कलर। ठीक है, एग्जैक्ट कभी भी ना आए, उसके आसपास वाला चल जाएगा, और एनसीईआरटी ने रेड लिखा इसलिए मैं रेड लिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों के कलर बिल्कुल रटे होने चाहिए, एनसीईआरटी के पैराग्राफ में लिखे ही है। ठीक है, आइए इधर, अब आप क्या कर रहे हैं, इसको भी हीट कर रहे हैं, और इसका हीटिंग इफेक्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं सल्फेट्स का। पहले अंदर के 4 वाटर उड़ते थे, फिर एनायनिक वाटर उड़ जाता था, लास्ट में बचेगा CuSO4, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। अभी यहां पर भी कॉपर +2 ही है, कॉपर D9 है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ लिगैंड गायब हो गया, और लिगैंड गायब हो गया तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये कैसा मिलेगा आपको, कलरलेस मिलेगा। तो आप बचपन से ये पढ़ते हुए आते थे कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होता है वो कलर्ड होता है, और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज कलरलेस। उसका रीजन ये होता है, और रीजन क्या है वो लिखते हैं, पहले आप ये दोनों इक्वेशंस लिख लें। चलिए
रीजन के बारे में बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, in absence of ligand, dd transition is not possible. In absence of ligand, dd transition is not possible. Hence the compounds are colorless. Hence the compounds are colorless. चले अगले केस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला केस क्या है, ध्यान से देखें। NiH2O6 NiH2O4 EN, ये आपको दिया गया। कर क्या रहे हैं बेसिकली, यहां पर आप इसमें एक एक है ना EN ऐड करते जा रहे हैं और दो दो वाटर हटाते जा रहे हैं, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है और ये मोनोडेंटेड है। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं कर रहे हैं, 6 मेंटेन करके चल रहे हैं। इसका कलर ग्रीन है, मान लो क्वेश्चन का टाइप देख रहे हैं, इसका कलर क्या है, ग्रीन। इसका कलर आपको दे दिया पेल ब्लू, और लास्ट वाले का कलर आपको क्या दे दिया, वायलेट। और आपसे बोला कि अब इसका कलर क्या होगा, ये आपको पहचानना है। तो आपको कलर व्हील को यूज करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे कुछ, और ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे कि एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा होगा जो इसको मैच कर रहा होगा। देखिए जैसे क्या ऑप्शन क्या दिया आपको, एक ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 और ये ऑप्शन नंबर 4 है। मान लो ये 4 ऑप्शन दिए गए। अब आप खुद देखिए, पहला कलर कौन सा आ रहा है, ग्रीन। दूसरा कलर कौन आ रहा है, पेल ब्लू। पेल ब्लू मतलब लाइट ब्लू, ठीक है। यहां कहीं पे होगा, ये ब्लू है, ये ब्लू ग्रीन है, यहां पर कहीं पर उसका कलर डेंसिटी आ रहा होगा। फिर कौन आ रहा है लास्ट में, वॉयलेट, यहां आ रहा है। मतलब आप समझिए, आप ग्रीन से वॉयलेट की तरफ जा रहे हैं। तो कलर व्हील का मूवमेंट समझिए आप, दो तरह का मूवमेंट हो सकता है, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। आप ब्लू ग्रीन से वॉयलेट की तरफ जा रहे हैं, पर बीच में कौन सा कलर आ गया, ब्लू। तो इसका मतलब है आपको समझ में आना चाहिए, आप ऐसे मूव नहीं कर रहे, आप ऐसे मूव कर रहे हैं। और जब आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो जो कलर आएगा उसका, वो इसी के बीच में कहीं पे आना चाहिए। तो रेड, ऑरेंज और येलो और ब्लू में से बताइए वो कलर कौन सा आएगा, ब्लू आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका, ये पेल ब्लू है तो ये डार्क ब्लू है, ऐसा मान लें। तो इसका कलर कौन सा आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। और है ना, ये लिख दिया। और एनसीईआरटी ने इसका कलर पर्पल भी दे रखा है। क्या दे रखा है, पर्पल। लेकिन मोर अप्रोप्रिएट कलर कौन सा होता है बेटा, ब्लू कलर होता है। तो मैं ब्लू आपको मेंशन करवा दे रहा हूं, कभी ऐसा आ जाए तो इस तरह से, मतलब एक क्वेश्चन का टाइप बन सकता है। तो टाइप समझिए कि कलर व्हील से और क्या क्वेश्चन बन सकता था। ऐसे 2-3 कॉम्प्लेक्स के कलर दे देगा आपको और एक अननोन दे देगा। तो आपको कलर व्हील का मूवमेंट समझना है कि मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा, उस ऑप्शन को देखकर आपको टिक करना होगा कि कौन सा मूवमेंट करेक्ट है।
चले बेटा ना, यहां पर ध्यान देंगे। कुछ फैक्ट्स आपको लिखाए जा रहे हैं डीडी ट्रांजिशन से रिलेटेड, फिर हम लोग चार्ज ट्रांसफर पे बात करते हैं जो सेकंड टाइप का फिनोमेना है। जेमस्टोन्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड, एक पूरा पैराग्राफ दे रखा है, इसका कॉलम दे रखा, बॉक्स दे रखा है। जेमस्टोन में दो जेमस्टोन मेंशन्ड है, एक कौन सा बेटा रूबी और एक कौन सा बेटा एमराल्ड। पहली बात इनका कलर क्या है, तो रूबी का कलर कौन सा बेटा रेड, आर से याद हो जाएगा इजीली, और जो दूसरा है उसका कलर क्या होगा बेटा ग्रीन। इनमें से अगर हम लोग बात करें बेटा, तो रूबी जो है रेड कलर का है। अब बेसिकली रूबी है क्या समझना, ये जो पत्थर आप जानते हो नग होते हैं, पत्थर होते हैं, है ना, अंगूठी वगैरह में या लॉकेट वगैरह इस तरह से पहनते हैं। तो आप इसमें एक बात समझे, ये सब मिलते कहां से, ये अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। जब हम ओर्स मेटल को निकालने के लिए ओर्स को डिग आउट कर रहे होते हैं, तब ये कहीं पर मिलते हैं, कलर्ड पत्थर मिल रहे होते हैं। तो बेसिकली और कुछ नहीं, ये ओर्स है एक टाइप के। अब अगर रूबी की बात करी जाए तो रूबी इज प्योर एल्यूमिना। अगर प्योर एल्यूमिना होता, जो कि एल्यूमिनियम का ओर है, तो प्योर एल्यूमिना कलरलेस होता है। लेकिन अगर उसी एल्यूमिना में थोड़ी बहुत इंप्यूरिटी मिल जाए क्रोमियम प्लस 3 की, तो उसमें कलर आ जाता है, और उस कलर्ड एल्यूमिना को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं बेटा, रूबी बोल रहे होते हैं। और आपसे पूछा जाए कि इसमें कलर क्यों आया, तो कलर क्यों आया, ड्यू टू इंप्यूरिटी ऑफ क्रोमियम प्लस 3। ये इंप्यूरिटी अगर नहीं होती तो कलर नहीं आता। अब उसमें ये क्रोमियम प्लस 3 का रोल क्या है, या हो क्या रहा है, इसकी वजह से कलर कैसे आ रहा है वो समझिए। क्रोमियम प्लस 3 का मतलब है D3 है, और D1 से D9 वाले क्या दिखा सकते हैं, कलर। कब दिखा सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड। ये एल्यूमिना लिगैंड की तरह काम करता है। इसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनर वाली हर चीज क्या हो सकती है बेटा, लिगैंड। तो यहाँ इसकी स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग की प्रेजेंस में ये क्या दिखाता है, कलर दिखाता है, और इसका कलर कौन सा आता है, रेड। सेम कहानी इसके साथ है। जब आप एमराल्ड की बात करें तो ये बेसिकली याद करिए, सिलिकेट्स के टाइप पड़े थे। साइक्लिक सिलिकेट का टाइप था, SiO3-2 इसका जनरल फॉर्मूला था। ये जो बेरिल है, साइक्लिक सिलिकेट है, ये भी बेसिकली एक तरह का रॉक टाइप का आपको सब्सटेंस मिल रहा होता है, सिलिकेट मिल रहा होता है। और अगर ये प्योर होता तो ये कलरलेस होता, लेकिन उसमें भी दोनों में इंप्यूरिटी सेम है, क्रोमियम प्लस 3 की इंप्यूरिटी मिल रही है। और यहाँ पर भी आप ऑक्सीजन देख रहे हो, ये भी लिगैंड की तरह काम कर सकता है, और लिगैंड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हो जाएगी, और इसका T2G ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन हो जाएगा। अब बात ये आ रही है कि बेरिल को साइक्लिक सिलिकेट से एक बार इमेजिन करिए, बेरिलियम पे कितना चार्ज होता है बेटा, एक बेरिलियम पे +2, तो 3 पे कितना आ रहा है, +6। दो एल्यूमिनियम पे भी +6, +6 ये कितना हो गया, +12। तो इस पूरे पे आ रहा होगा -12। 6 सिलिकन पे -12 है, तो एक सिलिकन पे -2 आ रहा होगा, और 6 सिलिकॉन से 18 ऑक्सीजन है, तो 1 से 3 ऑक्सीजन। तो इसका जनरल फॉर्मूला वही आ रहा है जो साइक्लिक सिलिकेट का होता था, SiO3-2 n टाइम्स आ रहा है। तो ये साइक्लिक सिलिकेट का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये इसका रीजन है कि कैसे क्या कलर आ रहा होता है। आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, दैट इज हेलोजन। याद करिए, होमोल्यूमो ट्रांजिशन के बारे में मेंशन कराया था। तो हेलोजन का कलर किस वजह से आता है, होमोल्यूमो ट्रांजिशन। होमोल्यूमो ट्रांजिशन का मतलब क्या, एक बात समझिए। अभी अगर डी ब्लॉक का मेटल होता है, ये हेलोजन है F2Cl2Br2I2, ये डी ब्लॉक नहीं है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। अगर डी ब्लॉक का मेटल होता या आयन होता या कंपाउंड होता, तो हम बोल देते कि उसमें जो कलर आ रहा है वो डी ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है। लेकिन हेलोजन जो हैं ये डी ब्लॉक के नहीं है, और हेलोजन नेचर में मिलते हैं F2Cl2Br2I2 डायटोमिक के फॉर्म में। क्या डायटोमिक में आप MOT लगा सकते हैं, यस। और याद करिए, MOT में हमने होमोल्यूमो नाम की चीजें पढ़ी थी। F2 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, F2 के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे सिलेबस में 1 से 20 तक का डायटोमिक, और F2 में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग समझ रहे हैं। F2 का सीरीज याद करिए क्या बनेगा, σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, फिर σ2pz2, π2px2 इक्वल टू π2py2, फिर आएगा π*2px2, π*2py2, ये भरा हुआ है, यहां तक इलेक्ट्रॉन भरे, और σ*2pz खाली है। ये जो भरा हुआ है π*2px2, π*2py2, ये ऑक्यूपाइड है सारे नीचे से ऊपर तक, और ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है। तो ये π*2px2 और π*2py2 इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो है, और ऊपर वाला σ* लूमो है। अब जैसा T2G और EG में हो रहा था, ये मान लीजिए होमो, ये मान लीजिए लूमो। अगर इस होमो को कहीं से एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा ल्यूमो में, तो होमो से ल्यूमो गया, तो इस ट्रांजिशन को DD ट्रांजिशन ना बोल के क्या बोला जाएगा, होमो ल्यूमो ट्रांजिशन। और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो नीचे भी आएगा, नीचे आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या दिखेगा, कलर दिखेगा। तो ये होता है होमोल्यूमो ट्रांजिशन। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, हेलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू होमोल्यूमो ट्रांजिशन। Halogens are colored due to homo-LUMO transition. Halogens are colored due to homo-LUMO transition.
थर्ड पॉइंट लिखे NiCN4-2, कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ बोर्ड पे। NiCN4-2 is colorless. NiCN4-2 is colorless because its energy lies in UV region, ultraviolet region. Because its energy lies in UV region. अगला पॉइंट लिखे, फोर्थ वाला पॉइंट, d⁴x जो लिखा हुआ है एज इट इज लिख लें, d⁴x एंड d⁻10⁻x कॉन्फ़िगरेशंस, d⁴x and d⁻10⁻x configurations generally show same color, generally show same color. ये जो लिखाया गया है इसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, एग्जाम में कभी आ जाए आप देखें अगर x की वैल्यू आप 0 रख दो तो d0 और d10 बन जाएगा। तो क्या d0 और d10 दोनों कलरलेस होते हैं जनरली? यस। ऐसे d1 और d9 आ जाए तो जनरली उनके कलर सेम होंगे, d2 d8 आ जाए जनरली कलर सेम होंगे। आपको एग्जाम में पेयर बना के दे देंगे किन दो आयंस का कलर सेम है, तो या तो उनका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम हो, मतलब d3 के साथ d3 आ जाए, और या फिर ऐसा नहीं है तो फिर आप इस वाले फैक्टर को ध्यान रखेंगे कि अगर एक d0 एक d10 है या एक d1 d9 है या एक d2 d8 है तो उनके कलर आपको क्या मिलने वाले बेटा? सेम मिलने वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना की तरफ, जो सेकंड टाइप का फिनोमिना है कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कलर के लिए। आप देखिए KMnO4, K2Cr2O7, Na2Cr4 और CrO2Cl2। सबसे पहला फैक्ट इनके बारे में क्या लिखा गया वो देखिए, all have d0 configuration but are still colored. d0 d10 जनरली क्या होने चाहिए? कलरलेस, लेकिन इनके पास d0 कॉन्फ़िगरेशन है फिर भी ये क्या दिखा रहे? कलर। d0 कलरलेस या d10 कलरलेस क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उसमें dd ट्रांजिशन नहीं हो सकता, क्योंकि dd ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होता डी में, और यहाँ dd ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन dd ट्रांजिशन नहीं दिखा सकते। इनके कलर का रीजन dd ट्रांजिशन नहीं है, कलर का रीजन क्या है बेटा? चार्ज ट्रांसफर। अब ये चार्ज ट्रांसफर क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर को चार्ज ट्रांसफर बोला जा रहा है, समझिएगा ध्यान से। KMnO4 कलर इज पर्पल, आई होप ये कलर तो सबको याद होगा। इन दोनों के बारे में डी ब्लॉक में, ये तीनों ही चारों ही डी ब्लॉक में आप पढ़ेंगे वापस से, इन दोनों के बारे में डी ब्लॉक में डिस्कशन होगा। मैं आपको पीरियोडिक टेबल से बोलते आ रहा हूं कि ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट मीडियम डिपेंडेंट होते हैं, कब कौन बनेगा एसिडिक और बेसिक मीडियम पे डिपेंड करेगा, वो बात होगी डी ब्लॉक में। और ये CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड है। आपको अगर याद आ रहा हो तो सिलेबस में Cl- को दो चीजें ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगी, एक H2SO4 और एक जब इसके साथ Cl- की रिएक्शन कराओगे यही मिलेगा आपको आगे जाके क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में। ठीक है, इसका कलर, ये चारों कलर याद होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सिलेबस में काम आएंगे आपको। इन दोनों के लिए तो हम लोग ट्रिक वगैरह भी देखेंगे जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे, बट ये तो एटलीस्ट याद रख लें आप कि पर्पल कलर होता है, मेरे हिसाब से इतना याद भी होता है। आगे आए d0 कॉन्फ़िगरेशन को समझिए। यहां पर इस केस में Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेटा +7, यहां पर क्रोमियम का स्टेट है बेटा +6, यहां पर भी क्रोमियम का स्टेट है बेटा +6, और यहां पर भी क्रोमियम का स्टेट है बेटा +6।
मैंगनीज पे जब +7 आ रहा है तो मैंगनीज के सारे इलेक्ट्रॉन +7 निकल गए, आप ऐसा माने। तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5। जब +7 आए तो 4s2 के 2 और 3d5 के 5, 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए। d5 के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचा क्या? d0। ये आ गया d0। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन याद करिए 4s1 3d5 होता था, तो d5 के 5 और s1 का 1, 6 इलेक्ट्रॉन आपने निकल दिया, बचा क्या? d0। तो जब मैंगनीज और क्रोमियम अपने d0 कॉन्फ़िगरेशन पे आ रहा है तो इनको कलरलेस होना चाहिए था, बट ये कलर दिखा रहे हैं। सर हमें कब पता चलेगा? प्रॉब्लम ये हमें पता चलने की, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी आए, कुछ भी पढ़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में क्या आने वाला उसको समझना है आपको। तो सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि d0 d10 कलरलेस, और अभी आप बोल रहे हो d0 होने के बावजूद भी ये कलर दिखा रहा है, चार्ज ट्रांसफर है। चलो मान लिया चार्ज ट्रांसफर नाम की चीज होती है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि किस d0 को कलरलेस मानना है और किस d0 को कलर्ड मानना है? मुद्दे की बात यह है, आपको जब मैंगनीज और क्रोमियम डी ब्लॉक में जिनके बारे में आप पढ़ते हो, मैंगनीज और क्रोमियम, उनका अगर d0 वाला कंपाउंड मिल रहा है तो आप वहां कलर मानेंगे ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। इनके अलावा बाकी और कोई भी d0 आ जाए, आप उसको क्या ट्रीट कर रहे होगे? कलरलेस। ऐसा नहीं कि बाकी सब कलरलेस होते हैं, बट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो रहेगा। तो आपको अगर मैंगनीज और क्रोमियम का d0 मिल गया तो उसे कलरलेस नहीं मानोगे, उसको कलर्ड मानोगे। कलर क्या है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, यही काम आएंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और d0 या d10 मिल गया तो आप उसको क्या मान लोगे? कलरलेस मान लोगे। ये बात आपको क्लियर रखनी है दिमाग में। सर Mn और क्रोमियम के लिए d0 आ जाए, कलर्ड मानना है, और कलर का रीजन क्या मानना है? तो कलर का रीजन मानना है चार्ज ट्रांसफर। सर कैसे पता चलेगा d0 है? तो आप स्टेट भी देख लो, स्टेट से याद रख लो। जब भी मैंगनीज और क्रोमियम अपनी हाईएस्ट स्टेट पे हो वो d0 होंगे, और d0 होंगे तो उनको कलरलेस होना चाहिए था, बट वो कलर दिखाएंगे। और कलर दिखाने का रीजन क्या होगा बेटा? चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। अब आइए आगे। अब ये चार्ज ट्रांसफर क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। हमने लिया एक कंपाउंड, इनमें से KMnO4, ध्यान से देखते जाना, समझते जाना, क्योंकि बाकी सब के लिए यही बातें एप्लीकेबल होगी। मैं समझा KMnO4 रहा हूं, बट ये बात बाकियों में भी वैलिड है। ये जो KMnO4 है ये आयनिक टूट गया। कैसे टूटा? K+ बाहर करो, MnO4-। पर्पल कलर K का नहीं है, पर्पल कलर MnO4 का है। चाहे यहां कोई भी कैटायन होता है, MnO4 का कलर पर्पल ही आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए तो Mn का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना दिख रहा है बेटा? 4। इस पे फोकस करिए क्योंकि ये तो आयनिक था, अलग हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्रीज बन सकती है, या तो स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल। और इसका स्ट्रक्चर कैसा मिला हुआ है? टेट्राहेड्रल, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते क्या आएगा? sp3। दिस इज sp3 हाइब्रिड, और इसका ज्योमेट्री क्या बन के आ रहा है बेटा? टेट्राहेड्रल। और ये टेट्राहेड्रल है तो यहां पर आप देखिए O O O और O आ जाएगा, O माइनस आ गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है टेट्राहेड्रल, इसमें क्या आपको कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा? दिख रहा है। ये पाई बॉन्ड कौन से टाइप का होगा आप बताइए? मेटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या, हाइब्रिडेशन क्या बना? sp3। तो P तो बचा नहीं, मेटल के पास क्या बचा? D। और ऑक्सीजन क्या लेके आएगा? P। तो सारे पाई बॉन्ड कौन से होंगे? D पाई P पाई। तो यहां पर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, ऑल पाई बॉन्ड्स आर D पाई P पाई। ये आपको ध्यान रखना, और ये सबके लिए बात है। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सर मुझे 7 दिख रहा है, दिखते रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कैसे आ रहा है 4? देखें, K2 तो बाहर हो गया, आयनिक है, Cr2O7 बचा। 2 क्रोमियम पे 7 है, तो 1 क्रोमियम पे 4 है। ब्रिज वाला एक ऑक्सीजन आएगा इसका, है ना। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे डी ब्लॉक में बाद में। Na2Cr4 आयनिक है, ये बाहर हो गया, तो क्रोमियम के साथ कितना दिख रहा है? 4। और ये कोवेलेंट है पूरा, तो क्रोमियम के साथ 2 और 2 4। तो इन सबका जो स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब सबका हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा? sp3। सबका इंडिविजुअल सेंट्रल एटम, एक एटम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं इसके लिए, बाकी समय तो एक ही एटम है। तो आप टेट्राहेड्रल, और सबके जितने भी पाई बॉन्ड्स होंगे सबके सब पाई बॉन्ड्स कौन से होंगे? D पाई P पाई। और सुने, फिर इसमें आगे डी ब्लॉक में क्वेश्चन आएगा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ को लेकर, कि कितने बॉन्ड लेंथ सेम है इसके अंदर, कितने बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आप देखो ये MnO4- को देखिए, क्या यहां पर आपको सिंगल बॉन्ड और बाकी जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है? यस। लेकिन क्या यहां पर कॉन्जुगेशन या डीलोकलाइजेशन की पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? यस। यहां पर रेजोनेंस वाला पॉइंट आप समझेंगे। तो जब आप डीलोकलाइजेशन कराएंगे तो पहले आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा 1 + π/σ, तो ये 7/4 आएगा, और 7/4 आएगा मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलता है? 1.75। आप ट्राई कर लीजिएगा, मुझे तो याद है, मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप सीख चुके हैं ये सब, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। अब आइए, इसका मतलब क्या हुआ
कि ना कहीं पर सिंगल बॉन्ड है ना कहीं पर डबल बॉन्ड है, हर जगह कैसा बॉन्ड है बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड है। और पार्शियल डबल बॉन्ड है तो यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, मतलब सारे के सारे बॉन्ड लेंथ आएंगे बेटा सेम आने वाले हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑल MnO, ऑल मतलब कितने MnO बॉन्ड लेंथ है बेटा, 4 है ना, 4 बॉन्ड्स है। तो ऑल 4 मैंगनीज ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। ये आया अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे बॉन्ड एंगल के बारे में। ये रेगुलर ज्योमेट्री बेटे, लोन पेयर 0, ऑल साइड एटम्स आर सेम, सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम, सब कुछ सेम, मतलब इसका बॉन्ड एंगल भी सेम आएगा। और sp3 में अगर सारे बॉन्ड एंगल सेम है तो कितने के होते हैं, 109.5 डिग्री। कितने एंगल होंगे, 6, है ना। तो ये सब बातें आपको पता है, इसको एक बार डिस्कस कर दिया। बाकी इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हम डी ब्लॉक में भी करेंगे। अब चार्ज ट्रांसफर क्या है वो समझिए, ये तो हमने एक्स्ट्रा बात करी जो भी थी, है ना, ये काम आएगा डी ब्लॉक में, तो थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको अभी से। अब चार्ज ट्रांसफर क्या होता है वो समझिए। यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज डीलोकलाइज हो गया एक्चुअल में सारे ऑक्सीजन पे। अब बताइए मैंगनीज का चार्ज कितना है बेटा, +7। मैंगनीज और ऑक्सीजन में से En किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, न्यूट्रल फॉर्म में अभी बात कर रहा हूं। ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, इसका En ज्यादा, सारी डेंसिटी इसने अपनी तरफ खींच रखी है लगभग लगभग, इसने भी खींच रखी है, इसने भी खींच रखी है, इसने भी खींच रखी है। अब मैंगनीज पे कितना चार्ज आ गया, +7, और इस पे कितना आ गया, -1। +7 आने का मतलब है जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। +7 तो बेटा बहुत ज्यादा चार्ज है, बहुत रेयरली आप किसी के ऊपर +7 पढ़ते हैं। तो इसका जेड इफेक्टिव बहुत बढ़ गया, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से इसका En बढ़ गया, और इस पे नेगेटिव आ रहा है, इसका En कम हो गया। तो दोनों का कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच रखा था, उस इलेक्ट्रॉन को मैंगनीज अपनी तरफ खींचेगा। ये फर्स्ट मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का कि ये इधर गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो इसको आप लिगेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और इसको आप सेंट्रल मेटल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, मेटल से लिगेंड की तरफ हो रहा है या लिगेंड से मेटल की तरफ हो रहा है, लिगेंड से मेटल। इस तरह के चार्ज ट्रांसफर को बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, शॉर्ट में लिखते हैं LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर के कई तरह के फैक्टर्स होते हैं, लिगेंड टू मेटल होता है, मेटल टू लिगेंड होता है, मेटल टू मेटल होता है, लिगेंड टू लिगेंड होता है। बट ये वाला जो कैटेगरी है कौन सा बेटा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब देखो, चार्ज ट्रांसफर का मतलब फिर से बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन इधर गया। अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसने कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करी होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां रुकेगा नहीं, वापस जाएगा। क्यों जाएगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन यहां से खींचा, यहां से खींचा, यहां से खींचा, यहां से खींचा, तो इस पे जो +7 था, इलेक्ट्रॉन मिलते जा रहे हैं, तो प्लस चार्ज कम हो जाएगा। सोचो, इलेक्ट्रॉन आ रहे तो प्लस कम होगा, प्लस कम होगा तो ये +7 से वापस 0 की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा तो इसका जेड इफेक्टिव वापस कम होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा तो En कम होगा, और इसका En वापस बढ़ जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी यहां जा रही है, तो इस पे पॉजिटिव आने लगेगा, तो फिर वापस से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली ऐसे चलता रहेगा, और जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक कलर दिखता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, और उसी एमिटेड वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली आपको क्या दिख रहा होगा, कलर दिख रहा होगा। तो इस फिनोमेना का हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना। नोट डाउन कर ले इसे।
चले बेटा ना, यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो कलर के बारे में डिस्कशन किया, उस कलर के डिस्कशन के बाद हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट है बेटा टेस्ट फॉर आयंस के बारे में। आयंस के टेस्ट की अगर बात की जाए तो है ना, कई सारे टेस्ट है, उनमें से बेसिकली हम लोग यहाँ पर 7-8 टेस्ट पढ़ रहे होंगे, उनको समझते चलिए। ये रिएक्शंस आपको ऐसा समझ लें कि याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि किसका टेस्ट क्या होता है, कि कौन सा कलर आता है या कौन सा कंपाउंड बन रहा होता है, इस तरह की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। टेस्ट फॉर आयंस में सबसे पहला टेस्ट आप देखें तो निकल +2 आयन का टेस्ट है। अब एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं, मैंने पहले आपको बताया था ऐसा कि आप लैब में जाते हैं तो कोई एक पाउडर आपको दिया जाता है, उस पाउडर में कोई कैटायन होता है, कोई एनायन होता है। कैटायंस जो होते हैं उसके लिए अलग सीरीज ऑफ टेस्ट होता है, एनायन के लिए अलग सीरीज ऑफ टेस्ट होता है। और आप पहले इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो और उस एक्वस सॉल्यूशन पे आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हो, क्योंकि पाउडर जरा सा दिया जाता है तो आप एक्वस सॉल्यूशन ले रहे होते हैं। ये जितनी भी रिएक्शन है सब एक्वस फॉर्म में चल रही है, किसी को भी आप सॉलिड फॉर्म में नहीं मानेंगे, क्योंकि दो पाउडर टकराएंगे कुछ भी नहीं होगा। आप सारी रिएक्शन एक्वस फॉर्म में है, लिक्विड से लिक्विड यहाँ पर टकरा रहा होगा, तब जाके कुछ कलर वलर आ रहा होगा, या एक कम से कम लिक्विड होना चाहिए, तभी आप वहां पर रिएक्शन करवा पाएंगे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला टेस्ट किसका आ रहा है बेटा? निकल +2 आयन का। कैटायन के भी टेस्ट पढ़ने कुछ, और कुछ एनायन के भी टेस्ट पढ़ने आपको। पहले कैटायन के टेस्ट की बात कर रहे हैं। कैटायन के टेस्ट को बेसिक रेडिकल टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेसिक रेडिकल टेस्ट। और एनायन के टेस्ट को क्या बोलते हैं? एसिड रेडिकल टेस्ट, ठीक है। अब देखो कैटायन जो है, सपोज एक आपको पाउडर दिया गया अननोन, उसका आपने एक्वस सॉल्यूशन बना लिया टेस्ट ट्यूब में। अब आपको पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा कैटायन है, और वो कैटायन बाई चांस कौन है? निकल +2, समझते चलिए, आपको पता नहीं। आप उस कैटायन के टेस्ट लगाते जा रहे हैं, बहुत सीक्वेंस होता है, ग्रुप रिएजेंट मिलाते जा रहे हैं, टेस्ट लगाते जा रहे हैं, ऐसा करते गए, और बाद में बारी आई लास्ट में, अभी हम लोग जब लगाते जा रहे हैं, एक सीक्वेंस में कौन सा टेस्ट आया? डीएमजी टेस्ट आया। तो आपके पास वो जो अननोन सॉल्ट सोल्यूशन है, उसमें आपने अल्कलाइन मीडियम में, NH4OH अल्कलाइन मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम में क्या मिला दिया? डीएमजी मिला दिया। जैसे ही आपने उस कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन में अल्कलाइन मीडियम में डीएमजी मिलाया, वो जो कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन था वो कौन से कलर में चेंज हो गया? रोजी रेड पिपड़ी। तो अगर किसी अननोन सॉल्ट सॉल्यूशन में अल्कलाइन मीडियम में डीएमजी मिलाते वो सॉल्ट सॉल्यूशन जो कलरलेस पहले था वो रोजी रेड पिपड़ी में चेंज हो जाए, तो इससे ये कंफर्मेशन हो जाता है कि वो जो अननोन सॉल्ट सॉल्यूशन था उसमें कौन सा कैटायन प्रेजेंट था? निकल +2 कैटायन प्रेजेंट था। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है NiDMG2, ये हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, रिंग बननी चाहिए थी 2, बनती है 4, 2 नॉर्मल रिंग, 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड रिंग, 2 5 मेंबर्ड रिंग, 2 6 मेंबर्ड रिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा था? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सल्फाइड आयन का टेस्ट। अब आप किसी एनायन का टेस्ट लगा रहे हैं, एनायन की भी कुछ सीरीज होती है टेस्ट की। आपको एक अननोन सॉल्ट सॉल्यूशन दे रखा, आपको पता नहीं कौन है, उसमें कौन है बेटा? सल्फाइड। इससे मुझे कैटायन से मतलब नहीं, मुझे सल्फाइड से मतलब है ना, कैटायन कुछ भी हो चलेगा। सल्फाइड, आपके पास एक अननोन सॉल्ट सॉल्यूशन है, एनायन का टेस्ट लगा रहे हो, सल्फाइड है उसमें। आप बहुत सारे टेस्ट लगाते गए, सब फेल हुआ, और अब बारी आई सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट की। और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे सिलेबस में NO+ 2 ही जगह काम में आएगा, एक तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और एक ब्राउनिंग। अभी आपने एनायन के टेस्ट लगाते गए, कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे ही आपने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाया, तुरंत वो जो कलरलेस सॉल्यूशन था वो किसमें चेंज हो गया? वायलेट कलर में चेंज हो गया। तो अगर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाते ही कोई सॉल्ट वायलेट कलर दे दे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उस अननोन सॉल्ट सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रेजेंट है? सल्फाइड आयन। और ये एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। Na2 जुड़ गए, क्या बन गया? Na4। रिएक्शन का टाइप समझते चलिए। और ये जो सल्फर का -2 था, ये इस NO+ पे अटैक करता है, और वहां क्या बन जाता है? NOS। इसका चार्ज कितना था? -2, इसका चार्ज कितना था? +1। वहां NOS पे कितना चार्ज आ रहा है? -1 चार्ज आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए। यहां से 3, 4 वाले जो हम बात कर रहे हैं, इसमें दोनों में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको दिख रही है ना, आगे भी डबल डिस्प्लेसमेंट आएगी बहुत सारे केसेस में। अब देखो, आपके पास एक अननोन सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसमें कौन सा कैटायन प्रेजेंट है? कॉपर। इसके साथ कुछ भी हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, कुछ भी होगा चलेगा, मान लो सल्फेट है। तो जब ये पानी में हो रहा है, तो एक बात बताइए, क्या ये काउंटर आयन है या नहीं बेटा? है। आयनाइजेशन स्फीयर है, पानी में जाके ये क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। ये K+ इसके एनायन के साथ जुड़ जाएगा, जो भी एनायन होगा, K और इसका एनायन जुड़ के बाहर हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। सोचिए, उसको हटा दिया हमने, उसको इमेजिन मत करें, क्योंकि हमें मेन प्रोडक्ट से मतलब है। और जब ये पोटेशियम हटा, तो कितने पॉजिटिव चार्ज हट गए? 4 पॉजिटिव हट गए। उसको बैलेंस करने के लिए कितने कॉपर जाने पड़ेंगे? 2। तो ये मिलेगा आपको, तो चार्ज बैलेंस हो गया। और अब अगर किसी अननोन सॉल्ट सॉल्यूशन में आपने K4 एफिशिएंसी मिलाया, और उस अननोन सॉल्ट सॉल्यूशन जो पहले कलरलेस था उसमें तुरंत चॉकलेट ब्राउन पीपीटी दिख गया आपको,
तो आपको समझ में आना चाहिए कि उस अननोन सॉल्ट सोल्यूशन में कौन सा कैटायन प्रेजेंट था बेटा, कॉपर कैटायन प्रेजेंट था। तो ये कॉम्प्लेक्स बन के आ रहा है। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनेंगे, आपको ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, याद करें क्या इसके बारे में आप आइसोमेरिज्म इमेजिन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कुछ भी पूछ लेगा अब इसमें जो आप पढ़ चुके हैं वो सारी चीजों में, कुछ भी हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, ज्योमेट्री पूछ लेगा, आइसोमेरिज्म पूछ लेगा। ये कौन सा कैटेगरी है, MAA2 है, स्क्वायर प्लेनर में MAA2 है। M आ गया, AA ऐसे जुड़ा हुआ, AA ऐसे जुड़ा हुआ, एक को फिक्स करा दूसरे को फ्लिप किया, क्या कोई चेंज आया, नहीं। ये GI नहीं दिखाएगा और OI तो स्क्वायर प्लेनर दिखाते ही नहीं है। यहां पर आइए, ये MA5B टाइप का कॉम्प्लेक्स है। क्या MA5B GI दिखाएगा, क्या नहीं दिखाएगा, OI दिखाएगा नहीं, क्योंकि एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम होंगे, यहाँ पर सेम होंगे, इसलिए तो नहीं दिखा रहा। हाँ आइए यहां पर, क्या ये MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, यस। GI नहीं दिखाएगा, OI नहीं दिखाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। Fe आयन की देखें बात, अब Fe+3 आयन का टेस्ट पढ़ रहे हैं आपको, Fe के साथ कोई एनायन था, Cl3 बाई चांस है ना, FeCl3 था, और यहाँ KHCl लिया, पोटेशियम थायोसाइनेट लिया आपने। एक्वस में जाके दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, इसका एनायन इसके केटायन पे और इसका एनायन इसके केटायन पे। सपोज ये Cl था तो पोटेशियम के साथ जुड़ के KCl बाहर कर दो आप, और ये HCN इस पे अटैक किया तो FeHCN थ्राइस मिल गया, क्योंकि इसका चार्ज क्या था बेटा, +3। और अगर एक अननोन सॉल्ट सोल्यूशन में KHCN मिलाते ही ब्लड रेड कलर ऑब्टेन हो जाए, इसका मतलब वो जो अननोन सॉल्ट सोल्यूशन था उसमें कौन सा केटायन प्रेजेंट था, आयरन। पुरानी मूवीज में जो खून वगैरह दिखाते थे मूवीज में, है ना, चाकू वाकू मार दिया, वो यही हुआ करता था। ये ब्लड रेड कलर पहले यूज किया जाता था, ठीक है। तो चाकू ये रहा, पोटली में ये भरा रहता था, चाकू निकलता था लाल कलर का, ये है ना, ये ब्लड रेड कलर यहां से आता था। आइए इधर अगले वाले टेस्ट पे चल रहे हैं। अगला वाला टेस्ट क्या है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। ध्यान सुनना, ये वाला पॉइंट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं जब हमने अमोनिया की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो अमोनिया की दो रिएक्शन पढ़ी थी, एक तो कॉपर के साथ क्यूप्रा अमोनियम, और एक AgCl के साथ। याद करिए मैंने बोला था व्हाइट प्रेसिपिटेट बहुत सारे हो सकते हैं। व्हाइट प्रेसिपिटेट का मतलब ये वाटर में इंसॉल्युबल है, लेकिन अब बहुत सारे व्हाइट प्रेसिपिटेट में से अगर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट पहचानना है तो आप उस व्हाइट प्रेसिपिटेट को अमोनिया के सॉल्यूशन में डाल दें। अगर कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनिया के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है तो ये कंफर्म है कि वो व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका होगा, AgCl का होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल होता है। AgNH3 ट्वाइस और यहां पर +1 और Cl -1, और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा नहीं कि हर कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल होगा, लेकिन ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। तो ये आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट जो था वो कलरलेस में चेंज हो गया। सेम AgBr भी करता है। AgBr पेल येलो पीपीटी होता है, और पेल येलो पीपीटी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के हो सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स के हो सकते हैं। तो उन बहुत सारे पेल येलो पीपीटी में से अगर कोई पेल येलो पीपीटी अमोनिया में जाके डिसॉल्व हो जाता है तो ये कंफर्म है कि वो पेल येलो पीपीटी किसका होगा बेटा, AgBr का, क्योंकि ये भी इसी टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। Ag के साथ NH3 ट्वाइस और बाहर Cl के बदले इस बार कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा। और ये भी कैसा कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। पहले छापो यहां तक, जिसने लिखना है लिख लो फटाफट, ठीक है।
अगली जो रिएक्शंस है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सिक्स्थ वाला टेस्ट देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट ब्राउन रिंग टेस्ट, है ना, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एनसीईआरटी मेंशन्ड भी है, पी ब्लॉक के अंदर दे रखा है आपको, बट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए यूज होता है बेटा? नाइट्रेट आयन के लिए, एनायन के लिए टेस्ट यूज होता है। एक बात बताइए, नाइट्रेट के बारे में जब हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी की बात करी थी, तो वहां पर एक फैक्ट लिखा है था आपको, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। तो उसका टेस्ट किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सीधे पाउडर को अगर आप डिसॉल्व करेंगे तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा आपको। कोई भी एक सॉल्ट है जिसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, उसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं? फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 से। ध्यान सुनना, हमेशा आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 ही लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? उसका कुछ कारण है। उसका कारण क्या है कि अगर आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं लिया तो वो FeSO4 बदल जाएगा। इसमें बदल जाएगा, अब आगे सुने। आपने जो FeSO4 लिया था, ये भी FeSO4 है, ये भी FeSO4 है। FeSO4 आप एक्सेस में लेके चल रहे हो। कैसे लेके चल रहे हो? एक्सेस में। उसमें से कुछ हिस्सा यहां पर है और कुछ हिस्सा बाद में काम आएगा, सेकंड पार्ट में। जब आपने नाइट्रेट को FeSO4 से रिएक्शन कराया, तो इस नाइट्रेट में आप देखिए नाइट्रोजन का स्टेट कितना है बेटा? +5, और ये +5 है, और ये काम कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो Fe+2 है, ये यहां पर काम कर सकता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन होने वाली है। और उस रेडॉक्स रिएक्शन में आप देखिए, ये क्या है? ये H2SO4 है। ये क्या है? H2SO4 है। किसी ने परफॉर्म किया ये टेस्ट लैब में, ब्राउन रिंग टेस्ट? तो अगर आपने परफॉर्म किया, जिन्होंने परफॉर्म किया उन्हें पता होगा, टेस्ट ट्यूब लिया गया, ऐसे टिल्ट करके लेते हैं, ऐसे ऐसे ले ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि रिएक्शन नहीं होगी। टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, मतलब जब तक ये मिला रखा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रेट का आपने पाउडर सॉल्यूशन लिया, ठीक है, बना लिया, उसको थोड़ा सा टिल्ट किया, उसमें हल्का सा FeSO4 मिलाया पहले, और फिर मिलाते H2SO4। और H2SO4 ऐसे मिलाना कि डायरेक्ट ड्रॉप नहीं करनी चाहिए, वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब से जाना चाहिए। जब ये जाएगा तो पहले ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और इसके बाद जैसे H2SO4 और ये जिस जगह पर ऐसे मीट करेंगे, वो जंक्शन पॉइंट पे आपको ब्राउन रिंग बनती हुई दिखेगी। पर बहुत मुश्किल से बनती है, ऐसा नहीं है कि बनी जाएगी, है ना, बहुत मुश्किल से 10 लोग बनाते हैं, एक आध की बनती रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहां पर जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो हो क्या रहा है? बेसिकली ये जो नाइट्रेट है ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, +5 से +2 में जा रहा है, और Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो Fe+2 किस में चेंज हो गया? Fe+3 में। और ये आपका जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट था H2SO4, उसने वाटर निकाल दिया, आप ऐसा मान के चल रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? ये जो रिएक्शन है इसमें NO का प्रिपरेशन है बेटा। ये एनसीईआरटी में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का टेबल हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां NO का एक प्रिपरेशन मैंने बताया था, N2 + O2 2000 केल्विन पर। एनसीईआरटी में प्रिपरेशन दूसरा दे रखा, वो ये प्रिपरेशन है ना, NO का ये प्रिपरेशन एक और, ठीक है। अब आए, अभी आपके पास पहले का कोई FeSO4 बचा हुआ है, तो सर ये H2O क्या है? तो FeSO4 का हाइड्रेटेड फॉर्म है, वाटर के फॉर्म में आपने ले रखा है, ऐसा मान ले। और या फिर आप ऐसा मान ले कि जो FeSO4 बचा उसने यहां से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके ये बना लिया, आप कैसा भी मान ले, बट ये हाइड्रेटेड एक्वस फॉर्म है बेसिकली उसका। तो जो ये FeSO4.6H2O या FeH2O6SO4 है, इसके बारे में एक फैक्ट है कि इट इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ NO। ये NO को देखेगा तो उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा। अब जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो हो क्या रहा है? यहां पर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है? 6। वर्नर थ्योरी याद करिए, Fe+2 Fe+3 दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता था। NO नाइट्रोजन डोनर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। H2 ऑक्सीजन डोनर, वीक लिगेंड है। एक NO अंदर आएगा, एक H2 बाहर कर देगा तुरंत। FeH2O5 मिला आपको। और ये जो कॉम्प्लेक्स मिला, इसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। लेकिन बातें अभी समझते चले इसके बारे में। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोला इसको। इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जब यहां पर आप देखोगे तो Fe कौन से स्टेट में था बेटा? +2 में था, और NO न्यूट्रल था। NO याद करिए, दो टाइप के लिगेंड होते हैं, NO एक न्यूट्रल होता है और एक कैटाइनिक होता है ना, और ये दो जगह ही काम आता था, एक तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और एक यहां पर। अब क्या हो रहा है? ये NO को, जब ये एब्जॉर्बर है NO का, ये NO को एब्जॉर्ब करेगा। जब NO को ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो NO न्यूट्रल है, न्यूट्रल NO एक्टेड लाइक अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये अपना तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है तुरंत इसको दे देगा, चिपका देगा। क्यों चिपका देगा? उसका रीजन समझिए। NO जो है, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन इसको चिपका दिया। जैसे ही चिपकाया तो ये Fe+2 से क्या बन गया? Fe+1।
और ये NO से क्या बन गया, NO+1। अब आप देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है, क्या इसमें NO प्लस प्रेजेंट है या नहीं बेटा, है। और इसको क्या बोला जा रहा है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और यहाँ Fe का स्टेट क्या बेटा, +1, जो कि अनस्टेबल है। Fe जनरली या तो +2 में मिलता है आपको या +3 में मिलता है, और ये बहुत ही अनस्टेबल है। तो थोड़ा सा भी अगर टेस्ट आपने, जब ये रिएक्शन कर रहे हैं, ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर थोड़ी सी भी हीट कर दिया आपने टेस्ट ट्यूब को, या फिर टेस्ट ट्यूब अगर थोड़ा भी शेक हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये रिएक्शन इधर पहुंच जाती है वापस। और इसीलिए Fe+1 अनस्टेबल स्टेट में है। और क्या होगा बेसिकली, जब आप टेस्ट ट्यूब को शेक कर देंगे, हीट कर देंगे, तो उसको एक तरह से एनर्जी मिल जाएगी। और एनर्जी मिल जाएगी तो Fe+1 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और किस में चला जाएगा, Fe+2 में। तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी और इस वजह से ये बहुत ही अनस्टेबल होता है और बहुत मुश्किल से ये कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है। तो ये इसका पूरा फिनोमिना है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमें लिखने हैं जो मैंने अभी आपको बोले। जैसे मैंने क्या क्या बोला आपको, FeSO4 गुड एब्जॉर्बर है NO का, अनस्टेबल होता है, इस तरह की बात है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स बोल रहा हूं मैं, फैक्ट्स बोल रहा हूं, लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा क्या बेटा, हाँ AgCl AgBr स्टेटमेंट लिख लो, लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। AgCl एंड AgBr लिख लो। AgCl एंड AgBr आर soluble in अमोनिया, soluble in अमोनिया, है ना। अमोनिया कहने का मतलब अमोनिया का सॉल्वेंट होगा, बेसिकली सॉल्यूशन होगा, इस तरह से है। आगे लिखिए, यहां पर ये जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में 3 पॉइंट लिखा रहा हूं, नोट में लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, FeSO4 is a good absorber of NO. FeSO4 is a good absorber of NO. FeSO4 is a good absorber of NO. Second point लिखे, brown ring complex is quite unstable. Brown ring complex is quite unstable. Therefore, if during the test, if during the test tube is heated, if during the test tube is heated or violently shaken, then the ring is not formed. Violently shaken, then the ring is not formed. During the test, if the test tube is heated or violently shaken, then the ring is not formed. तीसरा पॉइंट लिखे, लास्ट पॉइंट लिखे इसमें, नाइट्राइट आयन NO2 पे -1, NO2 पे -1, नाइट्राइट आयन ऑल्सो परफॉर्म्स दिस टेस्ट. नाइट्राइट आयन ऑल्सो परफॉर्म्स दिस टेस्ट. ठीक है, तो ये जो नाइट्राइट वाला पॉइंट लिखा है ये यहाँ के लिए है, वरना एग्जाम आपको एनसीईआरटी ने सिर्फ नाइट्रेट के लिए दे रखा, तो आप तो इतना ध्यान रखिए नाइट्रेट पे ये टेस्ट परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला जो टेस्ट हम लोग समझ रहे हैं, दैट इज Fe+2 एंड Fe+3 के बारे में। ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। Fe+2 का रिएक्शन देखो, ध्यान सुनना है ना। 2 आयन है आपके पास आयरन के, एक तो +2 और एक +3 है। इसका भी टेस्ट और इसका भी टेस्ट, आयरन +3 का एक टेस्ट अभी हमने पढ़ा, ब्लड रेड कलर वाला। और Fe+2 और Fe+3 का एक कॉमन टेस्ट है। कॉमन टेस्ट क्या है कि पोटेशियम का, आयरन का और साइनाइड का आप कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे, उससे रिएक्शन होगा। पर आपको करना क्या है, जब Fe+2 का टेस्ट आप लगा रहे हैं, तो अंदर जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें Fe उल्टा होना चाहिए, +3 वाला। तो +3 का कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, CN6 तो बनेगा, और साथ में यहां क्या आ जाएगा, K3। और जब आप +3 वाला लगाओगे, तो आप ऐसा वाला पोटेशियम, आयरन और साइनाइड का कॉम्प्लेक्स लेंगे जहां Fe कौन सा होगा, +2 वाला। उल्टा लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, जब Fe+2 का आप टेस्ट देख रहे हैं, तो आपने कॉम्प्लेक्स ऐसा लिया है जहां पर Fe कौन सा है बेटा, +3। और जब आप +3 का टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपने कॉम्प्लेक्स ऐसा लिया है टेस्ट लगाने के लिए, रिएजेंट ऐसा लिया है जहां Fe कौन सा है बेटा, +2। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों करते हैं?
यहां पर जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जो रिएक्शन है हो क्या रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेसिकली। इसका जो एनायन है, इसका जो एनायन है वो पोटेशियम के साथ चिपक के बाहर हो गया। जब पोटेशियम हट गया तो इसके ऊपर कितना चार्ज बचा बेटा, -3। अब आप खुद देखिए, इस पे -3, इस पे +2, एक कॉम्प्लेक्स बनाइए, कंपाउंड बनाइए, 3 इधर गया और इसका 2 इधर गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। यहां पर भी ये पोटेशियम बाहर हो गया, पोटेशियम बाहर हो गया तो इस पे कितना चार्ज आएगा, 4-, इसका 4 इसके साथ और इसका 3 इसके साथ, ये बन गया बेटा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बने, इसमें से पहले वाले कॉम्प्लेक्स का नाम क्या लिखा हुआ है, टर्नबुल्स ब्लू। दूसरे वाले का नाम क्या लिखा बेटा, प्रुशियन ब्लू। यकीन मानिए ये नाम क्यों दिया गया मुझे नहीं पता, दोनों ब्लू कलर के दिख रहे हैं, लेकिन टर्नबुल्स बोलने के पीछे रीजन क्या, प्रुशियन बोलने के पीछे रीजन क्या, ये मेरे को नहीं पता। तो ठीक है, आपने को बस ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ नाम होता है, दोनों ब्लू कलर के दिखते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप इनको, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, सेम कलर होता है बिल्कुल। तो सर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो टेस्ट कैसे, वो बाद में बताएंगे, अभी सुनो पहले। अभी यहां पर आइए, इसका एक और नाम है, इसका नाम क्या है, फेरोफेरिसाइनेट। अच्छा, इसको याद रखना है, अभी याद रखने के लिए सिंपल सी बात है, रशिया अभी भारी पड़ रहा, बहुत कुछ समझ आ रहा होगा आपको। 4332 बड़ा नंबर कौन है, ये भारी पड़ रहा है, भारी नंबर है, कौन है, रशिया। इससे याद कर लेना, थोड़ा सा इमेजिन कर लेना, ठीक है। अभी सुने, ये वाला जो केस है इसको ध्यान से देखें, बाहर जो आयरन है वो कौन सा बेटा, +2, और अंदर जो आयरन है वो कौन है बेटा, +3। +2 को बोलते हैं फेरस, +3 को बोलते हैं फेरिक, और ये क्या है बेटा, साइनाइड। फेरस फेरिक साइनाइड, शॉर्ट में लिखा जाता है फेरो फेरी साइनाइड। यहां पर बाहर कौन है बेटा, +3, और अंदर कौन है बेटा, +2। इसको बोलते हैं फेरिक, इसको बोलते हैं फेरस, और इसको बोलते हैं साइनाइड। फेरिक फेरस साइनाइड, फेरी फेरो साइनाइड, शॉर्ट में लिखा जाता है। ये रिएक्शन अभी कंप्लीट हुई, आगे क्या करते हैं, इसमें वापस से जो इनिशियल रिएजेंट था वो मिला दिया, वापस से जो इनिशियल रिएजेंट था वो मिला दिया। अब कॉम्बिनेशन देखिए, बाहर डब्बे के बाहर कितने आयरन है, 3, डब्बे के बाहर कितने पोटेशियम है, 3, या 3 कॉमन निकलेगा हर जगह, देखिएगा 3 पोटेशियम, 3 आयरन, 3 आयरन, और डब्बे 2 यहां पर और 1 डब्बा यहां पर, डब्बे भी 3 कॉमन निकाल लिया। यहां पर हर चीज 4 मिलेगी आपको, 4 आयरन डब्बे के बाहर, 4 पोटेशियम डब्बे के बाहर, 4 आयरन और 4 पोटेशियम डब्बे के बाहर, और डब्बे 3 और डब्बा 1, टोटल डब्बे हो गए 4, कॉमन निकाल लिया। अब आप देखिए 3 और 4 को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलते हैं। इन दोनों को देखो, कोई फर्क ही नहीं है दोनों में, आप देख के डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन क्या है, और इसलिए मैंने बोला कि दोनों का डिस्टिंग्विशमेंट नहीं हो पाता, कलर भी एक जैसा ही दिखता है और ये भी एक जैसा दिखता है। एग्जाम से पूछ सकता है, एग्जाम में पूछता है कि दोनों के लिए, टर्नबुल्स ब्लू और प्रुशियन ब्लू के लिए एक कॉमन फॉर्मूला क्या है, तो ये कॉमन फॉर्मूला है KFeFeCN6, KFeFeCN6 ये इनका कॉमन फॉर्मूला है। यहां पर तो पोटेशियम दिया और बाय चांस पोटेशियम नहीं दिया और आयरन आयरन का कॉमन फॉर्मूला पूछा, तो वो फॉर्मूला क्या बन सकता है, देखें FeFeCN6, ये कॉमन फॉर्मूला है बेटा, FeFeCN6। FeFeCN6 कहने का मतलब क्या हो गया, आप यहां पर आयरन एक बार +2 ले, जब बाहर वाला +2 है तो अंदर वाला +3 है, और जब बाहर वाला +3 है तो अंदर वाला +2 है, ये लिखने का तरीका होता है इसको। और इसमें कलर आ रहा है ब्लू। अब एक बात सुने, कलर आने का रीजन क्या है, इसके कलर आने का रीजन है चार्ज ट्रांसफर। क्या रीजन है, चार्ज ट्रांसफर। अब देखो, जब आयरन +2 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन D5 है बेटे, जब आयरन +3 है, +2 सॉरी, तो ये D6 है, और जब आयरन +3 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन D5 है। D1 से लेकर D9 वाले लिगैंड की प्रेजेंस में कलर दिखा सकते हैं ड्यू टू DD ट्रांजिशन। तो इसका रीजन DD ट्रांजिशन होना चाहिए था, बट इसका रीजन DD ट्रांजिशन नहीं है, इसका रीजन है चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर कैसे, कौन सा चार्ज, आगे सुने, ये जो कॉम्प्लेक्स बन गए, इसमें दूसरी बात मैंने आपको ये बोली थी कि हमें कैसे पता चलेगा सर कि जब सब कुछ सेम ही है तो हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि आयरन +2 का टेस्ट हुआ या +3 का हुआ। तो घोंचू वो मिलाया और ब्लू कलर मिला तो मतलब +2 का टेस्ट है, और ये मिलाया और ब्लू कलर मिला तो +3 का टेस्ट। हम ऐसे डिस्टिंग्विश करते, बस इसके आगे आपको सब कुछ सेम ही मिलेगा, ठीक है। आइए अगले वाले केस पे, लास्ट रिएक्शन जो यहां पर आ रही है, दैट इज रिएक्शन बिटवीन CuSO4 एंड KI/KCN। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
है ना। तो एक बार CuSO4 का रिएक्शन Ki से होगा, एक बार CuSO4 का रिएक्शन KCN से होगा। बहुत ध्यान सुनना, ध्यान समझिएगा। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आपने पोटेशियम आयोडाइड से कराया पहले, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, समझते जाना, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में यही रिएक्शन पूछी गई है, डी ब्लॉक में भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। रिएक्शन समझे। यहां पर कॉपर +2 में है, Ki आपको दे रखा है, और आप इसमें दो मतलब सॉल्ट दिख रहे हैं आपको, केटायन एन है, तो कॉपर है +2 में, पोटेशियम में +1 -1, ये -2 लगाया, डबल डिस्प्लेसमेंट करवाइए। कॉपर के साथ कौन चिपक जाएगा? आयोडाइड, और पोटेशियम के साथ कौन जुड़ जाएगा? सल्फेट। बाहर कर दीजिए, K2SO4 बाहर कर दो आप, पहले तो साइड करिए इसको। अब आपको बैलेंसिंग पे जाइए, तो यहाँ पर क्या आ गया? 2Ki आ गया। तो बेटा कॉपर +2 के साथ कितने आयोडाइड जुड़ गए? 2। तो आपको क्या मिल गया बेटा? CuI2। सबसे पहले यहां पर जो ये CuI2 बन रहा है, यहां पर कॉपर का स्टेट फिलहाल में क्या दिख रहा है? +2, और आयोडाइड का स्टेट क्या दिख रहा है? -1। यहां मैं इसको ब्रेक करूं तो ये ऐसे ब्रेक होगा, Cu +2 और I -1। याद करिए एग्जिस्टेंस है, नॉन एग्जिस्टेंस, इनर्ट पेयर इफेक्ट। I- बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसके सामने Tl+3 एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था। एला प्रभु बायो आयो कोई टिक ही नहीं पा रहा था इसके सामने हाईएस्ट स्टेट पे। कॉपर की भी तो 2 स्टेट होती है, +2 और +1। I- बीइंग अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये कॉपर को +2 में टिकने ही नहीं देगा। इवन ये आयरन +3 को भी टिकने नहीं देगा, ये बहुत कुछ को टिकने नहीं देगा अपने सामने, हाईएस्ट स्टेट को टिकने नहीं देता, क्योंकि ये बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या कर रहा है कि ये I- बीइंग अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर +2 को अपने सामने टिकने नहीं देगा, और टिकने नहीं देगा तो ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो आपको मिलेगा Cu+2 वाले आयोडाइड के बदले Cu+1 वाला आयोडाइड मिलेगा, और Cu+1 वाला आयोडाइड क्या बनेगा? Cu। इसका डाइमर फॉर्म बना दे तो Cu2I2 बन जाएगा। डाइमर बना रहा हूं, Cu2I2। यहां पर कॉपर कौन से स्टेट का है? +1। आप दिमाग में एक बात फिट करें, अभी लिखवाऊंगा लास्ट में, I- और Cn-, स्यूडो हेलोजन बताया था ये, इसकी एक रिएक्शन लिखाई थी NaOH के साथ, जब पी ब्लॉक के लास्ट में बहुत सारी रिएक्शंस लिखाई थी, कुछ बताया था मैंने उस टाइम पे, ठीक है। I- और Cn-, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि एक हेलाइड एक स्यूडो हेलाइड है। तो ये दोनों के बारे में बात आएगी कि ये दोनों कॉपर +2 को अपने सामने टिकने नहीं देंगे। इनके सामने अगर कॉपर +2 आए तो तुरंत किस में बदल जाएगा? कॉपर +1 में बदल जाएगा। लिखवा दूंगा ये पॉइंट, अभी सुनिए, ये आ गया। पर ये रिडॉक्स हो रहा है बेटा, रिडॉक्स इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। अगर किसी का रिडक्शन हुआ है तो किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा। अब ये रिएक्शन यहां तक रोक दी। अब आपसे इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। ये देगा, ऐसा देगा, इसका मोनोमर भी देगा, इसका अभी कंपाउंड भी देगा, अभी बताऊंगा लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। ये बन गया। अभी ये रिएक्शन यहां रुकी नहीं। पहला लेक्चर याद करें, पहले लेक्चर में हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि अगर 1:1 रेशियो में बनाया तो डबल सॉल्ट बनेगा, लेकिन अगर हमने एक्सेस रेशियो में बनाया तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। तो अगर आपको यहां पर बोल दे कि एक्सेस Ki से रिएक्शन कराना है, किससे रिएक्शन कर रहा है? एक्सेस Ki, तो अभी और एक्सेस Ki लेंगे। बेटा कॉपर +1 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है। क्या होता है? 4। तो ये क्या करेगा, अभी इसको Cui समझे थोड़ी देर के लिए, है ना, Cui समझ के चले। तो एक कॉपर के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये और Ki से रिएक्शन करेगा, और कितने Ki से रिएक्शन करेगा? 3 Ki से रिएक्शन करेगा। जब ये 3 Ki से रिएक्शन करेगा तो आपको K3Cu बनता हुआ मिलेगा। क्यों मिला? क्योंकि यहां पर इसके साथ एक ही लिगैंड था, 3 और आयोडाइड की जरूरत थी, इसने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सेटिस्फाई किया, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए आ गया बेटा K3, और यहां पर चार्ज कितना है इसका? +1। तो आप देखिए कॉपर आयोडाइड माइनस के सामने, मतलब I- के सामने कॉपर कौन सी स्टेट में टिक पाएगा? +1 में। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? Cui2, K2Cui4, K3Cui4, Cui, Cu2I2, इनमें से कौन एग्जिस्ट करता है और कौन एग्जिस्ट नहीं करता है? आपके दिमाग में कॉपर के साथ आयोडाइड और साइनाइड देख के सीधे से एक ही बात आनी चाहिए कि यहां पर स्टेट निकालना है। ये +2 है, ये +2 है, ये +1 है, ये +1 है, और ये भी +1 है। I- के सामने कॉपर +2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, कॉपर +1 एग्जिस्ट करेगा। और सुनो मेरी बात ध्यान से, पहली बात तो ये एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस की बात है, ऐसा साइनाइड में भी हम लोग देखेंगे। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, व्हेन CuSO4 reacts with Ki, सिर्फ इतना लिखा, CuSO4 reacts with Ki, the product form will be
CuI या Cu2I2 जो भी दिया हो दोनों में से वो बनेगा। लेकिन अगर लिख के दिया व्हेन CuSO4 रिएक्ट्स विद एक्सेस Ki, तो आप रिएक्शन यहां नहीं रोकोगे, आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे, क्योंकि जब एक चीज एक्सेस में ली जाएगी तो आपको रिएक्शन कहां ले जाके रोकना है, कॉम्प्लेक्स पे ले जाके रोकना है। तो इसके दो तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, CuSO4 रिएक्ट्स विद Ki यहां रोक दे, और CuSO4 रिएक्ट्स विद एक्सेस Ki जब बोल दे तो आपकी रिएक्शन कहां पर जाके रुकेगी बेटा, इस जगह पर जाके रुकनी चाहिए। आगे सुनिए, ये अभी हमने बात करी Ki के बारे में, ऐसे ही KCN में होगा। तो आप है ना, मैं यहीं पे चेंज करके मतलब यहां पर साइड बाय साइड लिख दे रहा हूं, देख लीजिएगा। CuSO4 का रिएक्शन आपने करा KCN से, तो फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें +2, इसमें -2, इसमें +1 -1। डबल डिस्प्लेसमेंट कराया तो K2SO4 बाहर हो जाएगा। K2SO4 बाहर होता Cu के साथ Cn जुड़ जाएगा। Cu के साथ Cn जुड़ गया तो क्या बनना चाहिए बेटा, CuCN2 जुड़ना चाहिए, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कह रहा हूं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और साथ ही साथ कॉपर +2 इसके सामने एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसके बदले आपको क्या मिल जाएगा, CuCN, ये मिलेगा। CuCN लिख दूं या इसका डाइमर लिख दूं तो Cu2CN2 लिखा जाएगा। और अभी ये जो CuCN मिल रहा है, इसका रिएक्शन जब आप 3KCN मतलब एक्सेस के साथ करेंगे तो कॉपर +1 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 साइनाइड जुड़ जाएंगे, मतलब एक तो पहले से ही है, 3 और जुड़ जाएंगे, आपको मिलेगा K3CuCN4। और यहां पर ये जो पहली वाली रिएक्शन है, ये जो मिल रहा है आपको, इसके साथ में आपको जैसे ऊपर I2 मिला, यहां क्या मिला, CN2, इसको बोलते हैं साइनोजेन। क्या बोलते हैं, साइनोजेन, है ना। ये स्यूडो हेलोजन है और ये स्यूडो हैलाइड है, X2 एंड X- फॉर्म है। और ये जो कंपाउंड अभी आपको मिल रहा है, ये लाइन खींच देता हूं, ठीक है, ये जो कंपाउंड अभी आपको मिल रहा है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कॉपर कौन सी स्टेट में बेटा, +1। तो इससे रिलेटेड एक्जिस्टेंस नॉन एक्जिस्टेंस के क्वेश्चन देखें आप, आपको बोलेगा K2CuCN4, जैसे ये बनाए बस I के बदले CN लगेगा, K3CuCN4, एक दे देगा CuCN2, एक दे देगा CuCN, और आपसे बोलेगा इनमें से कौन एग्जिस्ट कर रहा है, कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो कॉपर के साथ अगर I- और CN- दिख रहा है, दिमाग में तुरंत एक ही बात आनी चाहिए, आपको स्टेट चेक करना है बेटे। स्टेट में अगर इनके सामने कॉपर +2 है तो वो कॉपर +2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर कॉपर +1 है तो एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि I- एंड CN- आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये Cu+2 को तुरंत किसमें कन्वर्ट कर देंगे, Cu+1। ये पॉइंट डी ब्लॉक में भी काम आएगा। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, इसके बारे में लिख लेना, नोट बना के स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फिर से वही बोलूंगा, अगर सिर्फ रिएक्शन दिया गया तो यहां पर रोक देना, और अगर एक्सेस बोल दे तो कहां पर रोकोगे, रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स बना के रोकोगे ना। रिएक्शन स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, विथ I- एंड CN-, with I- and CN-, Cu+2 cannot exist. Cu+2 cannot exist, but Cu+1 can exist. But Cu+1 can exist. But Cu+1 can exist. ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद क्वेश्चन लिख लेना, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एग्जिस्ट। आपके सामने ऑलरेडी आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है, कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा। तो क्वेश्चन लिख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। टिक कर लें जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर लें जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। स्टेट से चेक होगा सीधे सीधे। और एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर लिखेंगे, एक्सेस वाला जो बोल रहा था मैं कि कॉम्प्लेक्स पे ले जाके रोकना है। क्वेश्चन लिखेगा, लिखो आराम से लिखो, कोई दिक्कत, लिख लो कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिखिएगा, when CuSO4 reacts with when CuSO4 reacts with excess
के आई, excess Ki, then the product obtained will be, पहला ऑप्शन लिखें CuI2, सेकंड लिखें Cu2I2, तीसरा लिखें K2Cu I4, और लास्ट लिखें K3Cu I4। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, क्योंकि इसमें से दो में तो कॉपर +2 है, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और Cu2I2 और K3Cu I4 जहां +1 है, तो उसमें कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको, क्योंकि यहां पर एक्सेस में आपको दे रहेगा। ठीक है, तो ये आपके जो भी टेस्ट वगैरह थे उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। तो यहाँ पर आके ये टेस्ट का पार्ट कंप्लीट होता है। 2-3 और फैक्ट्स है इसके, तो वो मैं डिस्कस ही करूंगा, आप कल मॉड्यूल लेके आइएगा। अब इसमें छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नाम का टॉपिक है, और इसके अलावा एक जॉन टेलर इफेक्ट और एक ट्रांस सीरीज है, उसके बारे में कल बात कर लेंगे, और फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा देंगे। तो कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, कल डी ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें, और मॉड्यूल सॉल्व कर लेना बेटा साथ साथ, है ना, क्योंकि अब लास्ट पार्ट चल रहा है, तो फिर मॉड्यूल डिस्कशन बच जाएगा, इसलिए साथ साथ सॉल्व करते चले मॉड्यूल को।